नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए हम चर्चा कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फ्यू। हमारे मित्र और शत्रु। कुछ जीवाणु हमारे मित्रों तो व्यवहार करते हैं, हमारे लिए उपयोगी होते हैं। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो हमारे लिए शत्रु की तरह काम करते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं। उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे थे, कौन कौन से हमारे लिए उपयोगी है। सबसे पहला पॉइंट हम मित्रवत व्यवहार और हमारा सहयोग या हमें फायदा पहुंचाने वाले, हमारा सहयोग करने वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में हम पढ़ रहे थे। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि हमने मित्रवत व्यवहार करने वाले या हमें सहयोग देने वाले उन जीवाणु के बारे में पढ़ा था, और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि सूक्ष्म जीवाणु का उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाने में किया जाता है, जिनमें हमने ये पढ़ा था कि जैसे पेनिसिलिन है वो फफूंद से बनाया था। पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन लगाया जाता है, यह पेनिसिलिन फफूंद से निर्मित होता है, फफूंद से बनाया जाता है। और अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग ने 1929 में इसका आविष्कार किया था, खोज की थी 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि बहुत सी एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक औषधियाँ होती है जो जीवाणु से उत्पन्न होती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये सारी जो औषधियाँ हैं वो जीवाणु या सूक्ष्म जीवों से ही बनाई जाती है। आगे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि छोटे बच्चों के को वैक्सीन यानी टीका लगाता है, वो टीका भी इन्हीं सूक्ष्म जीवों से तैयार होता है, जैसे हैजा है, चेचक है, और इससे मालूम मलेरिया, पोलियो है, इन क्षय रोग है, इन सब के टीके छोटे बच्चों को उम्र के साथ साथ लगाए जाते हैं। आप भी अपने माता पिता से पूछें कि हमें कौन कौन से टीके लगवाए जा चुके हैं, उनकी लिस्ट बनाएं। कोई बच गया है तो उसके बारे में आप विचार करें, और उस यदि नहीं लगाए तो उस बीमारी से आप ध्यान रखें, और जब भी कोई दिक्कत हो तो आप सचेत रहें। तो बच्चों को उम्र के साथ साथ 5 साल तक के बच्चों को जैसे पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, इसका आप विज्ञापन भी पढ़ते होंगे अखबार में, टीवी पर भी विज्ञापन आता होगा कि साथ पल्स पोलियो अभियान चल रहा है। तो उसमें 5 साल तक के बच्चों को जो ड्रॉप पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है वो भी एक वैक्सीन है, वो भी एक टीके की तरह ही काम करती है। और छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं जो उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, यानी उन्हें रोगों से लड़ने में पावर देते हैं, शक्ति देते हैं, और अंदर वो एक तरह से एंटीबॉडी बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स में देखिए, आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798, एडवर्ड जेनर, ये सब आपको नाम याद रखने, एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक का टीका, चेचक के लिए वैक्सीन बोल दो या टीका बोल दो, एक ही बात है, उसका आविष्कार किया। इसने क्या था बताओ? एडवर्ड जेनर ने। कब किया था? 1798 में। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में, कब? मतलब 1929 में फफूंद से पेनिसिलिन के टीके का आविष्कार या पेनिसिलिन दवाई का आविष्कार उसने किया था। और ये सब जो टीका होते हैं या फिर जितनी भी वैक्सीन होती है वो हमारे शरीर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के काम में
आती है। आजकल व्यावसायिक रूप से बड़े पैमाने पर काफी ज्यादा संख्या में इन सूक्ष्म जीवों से बहुत विभिन्न प्रकार के टीके उत्पादन किया जाता है, जिसका व्यवसायीकरण बहुत अधिक मात्रा में होता है। और यही सूक्ष्म जीव हमारे मित्र की तरह हमें साथ देते हैं, काम में आते हैं। और ये जो टीके वैक्सीन जो बनती है वो इन्हीं से बनती है, जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने काम में आते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों का मिट्टी की उर्वर क्षमता बढ़ाने में किस प्रकार सहयोग रहता है, किस तरह काम में आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बुक में आप अंडरलाइन कर लें या इन्हें हाईलाइटर से हाईलाइट कर लें। ऐसे वर्ड्स, ऐसी सन, इनके नाम, ये सब आपको याद होने चाहिए। सूक्ष्म जीवों के उपयोग पढ़ रहे थे, आप पढ़ेंगे हम सूक्ष्म जीवों का मिट्टी की उर्वरता या उर्वरक क्षमता में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि के काम में भी सूक्ष्म जीव हमारा सहयोग करते हैं और हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा कि एक राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो मोटे अनाज के पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। दैट मीन्स वह वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रेट में बदलकर उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। और यदि इस प्रकार की फसल जिस खेत में जिस जगह बोई जाती है वो मिट्टी स्वतः ही बिना खाद दिए ही उपजाऊ हो जाती है, जैसे गंवार है, एक ऐसा मोटा अनाज है, जैसे चने हैं, वो एक मोटा अनाज है। इनकी जड़ों में ये राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। ऐसे और भी सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जो मिट्टी में पाए जाते हैं, तो मिट्टी को खोद खोद के उसको सरंध्र कर देते हैं। सरंध्र करने से अच्छी तरह से वायुमंडल की ऑक्सीजन पौधों की जड़ों तक पहुंच जाती है और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करता है, वृद्धि अच्छी करता है और फसल का उत्पादन अच्छा होता है। साथ ही पानी पौधे की जड़ों तक पहुंच जाता है। और यदि मिट्टी वहां से कठोर है, ठोस है और कड़क है, तो न तो उसमें वायुमंडल की ऑक्सीजन पौधों की जड़ों तक जा पाती है, न ही पानी अच्छी तरह से उन जड़ों तक पहुंच पाता है। इसलिए फसल अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाती, मिट्टी की उर्वरक क्षमता नहीं बन पाती। मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनाने में इन पौधों का, इन सूक्ष्म जीवों का बहुत ही ज्यादा योगदान है। और कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नीले हरे शैवाल और जीवाणु, इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी स्थिरीकारक कहा जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो शैवाल होते हैं, नील हरित शैवाल जितने भी होते हैं, नीले हरे जो शैवाल जिसे बोलते हैं अपन, जैसे कुछ तो जीवाणु मैंने जिसे बोला था, जीवाणु का नाम राइजोबियम नाम का जीवाणु बोला था मैंने, और या फिर जो नीले हरे शैवाल है, नीले हरे शैवाल, ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, अभी बोला मैंने आपको, करते हैं। इसलिए इन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया राइजोबियम नाम का जीवाणु, ये
नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, इसे नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। आइए स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हैं। तो पर्यावरण का शुद्धिकरण करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। किसका? सूक्ष्म जीव का। अपने विद्यालय में जो माली को देखने के पश्चात आप देखेंगे कि जो बगीचे में पत्तियां होती है या फल सब्जियों का कचरा होता है, एकत्र करके हम उसे यदि कहीं डाल देते हैं तो थोड़े समय पश्चात वो काला पड़ने लगता है और वह गलकर सड़कर और खाद बन जाता है। तो वहां पर क्या हुआ कि वो जो हमने कचरा या पेड़ पौधों की पत्तियां या सब्जी का बचा हुआ जो भाग है वो या पत्तियां वगैरह हमने यदि बाहर फेंकी है तो बाहर जो वायुमंडल में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं वो उसको सड़ा गलाकर खाद में परिवर्तित कर देते हैं। और खाद में परिवर्तित हो जाने से वायुमंडल में क्या होता है कि वो कचरा फैलता नहीं है, यानी अपने वहाँ की जगह साफ हो जाती है, वो खाद बनकर मिट्टी में मिल जाती है। तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाती है और वायुमंडल का शुद्धिकरण भी, पर्यावरण का शुद्धिकरण भी हो जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इस तरह की सड़ी गली खाद को क्या करते हैं हम, यदि घर में गमलों में यदि पौधे लगाएं उनकी जड़ों में यदि डालते हैं या गोबर की खाद वगैरह उनमें डालते हैं तो उस खाद में क्या होता है कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और ये सूक्ष्म जीव उन पौधों को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। मैंने बोला कि उनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का या उस मिट्टी को नमी या पोली बना देते हैं, इससे उसके पौधे तक अच्छी तरह से ऑक्सीजन पहुंच पाती है और वायु और जल दोनों पहुंच पाते हैं, इसलिए पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। तो हम इस तरह के अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं कि उस पौधे की जड़ों में डाल देते हैं तो अपशिष्ट पदार्थ वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कारण गलकर सड़कर खाद बन जाता है। खाद के रूप में उस पौधे को अच्छा एक पोषण मिलता है और पोषण मिलने से वह अच्छी ग्रोथ करता है। अब देखिए, आप ये एक एक्टिविटी है, एक क्रियाकलाप आपको बताता हूं कि आप स्टूडेंट्स क्या करिए कि 2 गमले लीजिए ए और बी। पहले गमले में आप पौधों की मतलब छोटी छोटी पत्तियां, सड़ी गली पत्तियां या फिर कचरा वगैरह है, घास फूस का कचरा, वो डाल दीजिए पहले गमले में। और दूसरे गमले में आप बोतल के टुकड़े, कांच के टुकड़े या प्लास्टिक टुकड़े, पॉलीथीन, इन सबको डाल दीजिए। और 5-7 हफ्तों बाद आप देखेंगे कि जो पहला जो गमला था जिसमें आपने पत्तियां वगैरह डाल, घास फूस डाला था, वो सड़ गल के एक खाद के रूप में, अपशिष्ट के रूप में तैयार हो जाता है, जो पौधों को पोषक और भोजन के रूप में, खाद के रूप में उसको प्राप्त होता है, या उसे वापस रिसाइकिल द्वारा उसे पुनः यूज में ले सकते हैं, पुनः काम में ले सकते हैं। जबकि दूसरे गमले में जिसमें आपने प्लास्टिक वगैरह डाला था उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव क्रिया करके उस प्लास्टिक पॉलीथीन को अपघटित नहीं करते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि सामान्य जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पौधे की पत्तियां, घास फूस और फल सब्जियों का बचा हुआ कचरा, इन सब अपशिष्टों को क्या विघटित करके, यानी इनमें क्रिया करके वो सूक्ष्म जीव इन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं और ये सरल पदार्थ पुनः सजीवों और जीव जंतुओं या पौधों द्वारा पुनः काम में ले ली जाते हैं। यानी एक साइकिल चलता रहता है, एक चक्र चलता रहता है और ये बार बार काम में आते रहते हैं और पर्यावरण भी साथ ही साथ शुद्ध होता रहता है। जैसे स्टूडेंट आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, यदि कोई पशु या कोई जानवर यदि मर गया है तो यदि वो हमारे आसपास पड़ा है तो उसकी बहुत बड़ी दुर्गंध आती है और पूरा पर्यावरण प्रदूषित होता है, अशुद्ध सा हमें लगता है और हमें असहज सा महसूस होता है। पर यदि उसको दूसरी जगह ले जाकर हम डाल देते हैं तो हमारे तक वो गंध तो नहीं आई, पर अभी भी वो उसी अवस्था में पड़ा है। पर क्या वो आप उसे 1 साल बाद, 6 महीने बाद देखोगे तो भी क्या वो आपको वहां नजर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या हुआ कि सूक्ष्म जीवों ने उसको अपघटित करके सरल पदार्थों में बदल दिया और वो मिट्टी में मिल गया और पर्यावरण भी शुद्ध हो गया, वातावरण भी शुद्ध हो गया और उस मिट्टी में वो अपघटे मिल गए। ये अपघटे सूक्ष्म जीवों द्वारा या पेड़ पौधों द्वारा वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं और इसका एक साइकिल चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये सूक्ष्म जीव हैं जो विभिन्न तरह से हमारे मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं पर्यावरण को शुद्ध करने में, औषधियां बनाने में, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में, खाद्य पदार्थों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने में, अच्छे खाद्य पदार्थों टेस्ट बदलने में और जैसे अल्कोहल वगैरह के निर्माण में, दही जमाने में, ये सब इस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। तो मित्र किस प्रकार होते हैं, ये हमारा सहयोग किस प्रकार करते हैं, ये हमारे लाभदायक किस प्रकार है, इन सब के बारे में हमने इस पाठ में जाना। आगे हम इनके ये शत्रु की तरह व्यवहार कैसे करते हैं, हमें हानि कैसे पहुंचाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इस जितना मैंने चैप्टर पढ़ाया है
उससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं आप फिर नोट डाउन करिए, कोई दिक्कत हो मुझे कॉल करिए। पर एक साथ आप क्वेश्चन आंसर करने की आदत छोड़ दीजिए। जितना पार्ट पढ़ाया उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो वो कर लीजिए, 2 का मिलता है वो कर लीजिए। पर ये नहीं कि पूरा चैप्टर होगा एक दिन वेट करिए मैं पूरा का पूरा होमवर्क करूंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है और समझ में भी कम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।